नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट अभिनव। खंजरसूत्र.com हमारा ठिकाना वही पुराना। और आज के जो हमारे दोस्त हैं वो हैं हरदोई के जिलाधिकारी डीएम साहब, यथा नाम तथा गुण वाले हमारे अनुनय झा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने हमको टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे कार्यक्रम में दोस्त बन के आए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो का कॉन्सेप्ट है हम दोस्त की तरह बात करते हैं। आपको भी लगेगा कि हाँ कोई दोस्त ही बात कर रहा है, क्योंकि अधीनस्थों से तो आप दिन भर बातचीत करते रहते होगे, नेताओं से, अधीनस्थों से वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, हम लोग जानना ये चाह रहे थे कि आपने आईएएस क्यों चुना। मतलब ठीक है, मतलब आईएएस होता है, लेकिन परिवार में आपके और भी लोग सिविल सर्वेंट रहे, तो समस्याएं आपने देखी होगी। तीज त्यौहार से परिवार से दूर रहना पड़ता है, पब्लिक की अपेक्षाएं बहुत होती हैं, पॉलिटिकल दबाव होता है। आप चाहते तो बढ़िया कॉर्पोरेट जॉब कहीं कर लेते, बढ़िया से लेविश लाइफ स्टाइल, देश विदेश कहीं पर भी अपना रह लेते। तो ये समस्याएं आपको पता थी कि आती हैं सिविल सर्विस में, क्योंकि परिवार में और भी लोग रहे। तो क्यों आईएएस चुना, क्या विजन था? जी, मैंने एक्चुअली कॉर्पोरेट जॉब किया हुआ है। ओके। तो ग्रेजुएशन के दौरान हम लोग का एक इंटर्नशिप होता है 3rd ईयर के बाद। तो उसमें मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक में सिंगापुर में मैंने लगभग 4 महीने काम किया है। अच्छा। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग 4 महीने ट्राई करने के पश्चात ही मुझे ज्ञात हुआ कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के का बेस्ट फिट शायद नहीं हूँ। मेरा इंटरेस्ट था एकेडेमिया में। मतलब मुझे हायर स्टडीज़ करके मेरा इंटरेस्ट ये था कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल में टीचर या प्रोफेसर बनूँ। अभी भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कि हायर एजुकेशन और आगे की पढ़ाई में रुचि है मेरी। सिविल सर्विसेज बाय चांस या बाय डिज़ाइन ऑफ फेट, जो भी उसको कह दीजिए, वो था। घर परिवार में ऑब्वियसली एक माहौल था, तो ये ज़रूर था कि मुझे भी ट्राई करना है। मेरा इतना ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं था, लेकिन जब निर्णय हो गया घर में कि भाई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, तो फिर हम उससे पीछे नहीं हटे। और प्रभु के बहुत शुक्राने हैं, अनंत अनंत शुक्राने हैं कि पहले अटेम्प्ट में ही सक्सेस हुआ और दूसरे अटेम्प्ट में फिर मुझे आईएएस मिला। तो सिविल सर्विसेज एक थॉट आउट डिसीजन था। प्राइवेट सेक्टर को ट्राई करने के बाद ये डिसीजन था। बट ऑफ कोर्स जो मेरा एकेडमिक एक इंटरेस्ट है वो मैं भविष्य में भी परस्यू करना चाहूँगा। अच्छा, इन फ्यूचर है, दिमाग में चल रहा है अभी? हाँ, आई थिंक कोई भी व्यक्ति कभी भी पढ़ाई के लिए ज़्यादा बड़ा नहीं होता। यू कीप लर्निंग एज यू ग्रो। तो आप पीएचडी शायद 30 साल की उम्र में भी कर सकते हैं और पीएचडी शायद आप 55 साल की उम्र में भी कर सकते हैं। तो वो जो एक इंटरेस्ट है कि वो एकेडमिक्स में वापस जाना है, वो अभी भी है। अब देखिए आगे हरी कृपा। मतलब ये तो और अच्छा हो गया कि सिंगापुर की लेविश लाइफ स्टाइल छोड़ के जो है आप हाँ, तो वो मैं अपने आप को सर्विस की प्रिपरेशन किया और हाँ, वो रिस्क लिया ना, एक रिस्क था वो। हाँ बिल्कुल, रिस्क तो था ही, लेकिन घर पे बहुत सपोर्ट था, बहुत एनेबलिंग एनवायरनमेंट था घर पे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि जब आपके घर पे कुछ व्यक्ति पहले से ही हैं, इसी रिगमरोल से गुजरते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे घर वाले अगर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए एकदम ये कोई नई चीज़ नहीं थी मेरे लिए सिविल सर्विसेज। बहुत ऐसे और ब्यूरोक्रेट्स के और सिविल सर्वेंट्स के बच्चे होते हैं जो ये एग्ज़ाम देते हैं लेकिन शायद क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मैं यही कहूँगा कि ईश्वर की बहुत असीम कृपा रही है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है सिविल सर्विसेज में आने का। और आज आपके सामने हरदोई के डीएम। घर में किसी ने कहा ये नहीं कहा कि भाई आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो, क्यों आ रहे हो, मतलब क्या ज़रूरत है? एक्चुअली नहीं। अच्छा। घर में सबने कहा कि तुम्हें सिविल सर्विस के लिए ही ट्राई करना चाहिए। अच्छा। और मुझे ये लगता है इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने ये देखा कि बहुत स्कोप है इस नौकरी में। देखिए, पैसा कमाना एक चीज़ होती है। प्राइवेट सेक्टर में आपका 9 to 5 जॉब हो, आप एक शहर में रह रहे हैं, आपका एक सिटी लाइफ है, क्लब कल्चर, नाइट कल्चर, लेविश लाइफ स्टाइल, मतलब आप एक बहुत ही लग्जरियस, आप एक बहुत ही एलीट लाइफस्टाइल जीते हैं इन अ कॉर्पोरेट सिटी लाइफ। यहाँ पे ऑफ कोर्स जैसे मैं इससे पहले महाराजगंज था, अब हरदोई में हूँ,
बट वो अल्टीमेट गोल और पर्पस लाइफ का नहीं होता ना। मतलब यू डोंट, खुद के लिए होता है जो भी होता है। आप ये थोड़ी सोचते हो कि आप अपना लाइफ ये थोड़ी देते हो कि हर सैटरडे मुझे एक मूवी देखनी है या हर सैटरडे मुझे किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना है। आप यू लिव फॉर अ हायर पर्पस ऑल्सो ना। कभी कभी आपको ये लगता है कि जी अगर आपके एक एक्शन से किसी का भला हो रहा है तो क्यों ना हो, और वो कहीं ना कहीं तो घूम के आएगा ही ना आपके पास। तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट बिरेटिंग किसी भी प्राइवेट प्रोफेशनल को, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल को मैं बिरेट नहीं कर रहा। आई एम श्योर वो अपने जॉब में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मेरे लिए वो लाइफस्टाइल मुझे लगा कि नहीं सूटेड है। मेरे लिए थोड़ा सोशल सेक्टर ओरिएंटेशन मेरा है, तो मुझे ये लगता है कि द सिविल सर्विसेज इज अ बेटर प्लेटफॉर्म। हाँ, कॉर्पोरेट जॉब में वर्क फॉर इंडिविजुअल था, जो भी करते हैं आप अपने लिए करते हैं। और इसमें हमारे ख्याल से हरदोई की अगर पॉपुलेशन 20-40 लाख है तो आप 40 लाख लोगों के लिए हाँ, मतलब प्रयास तो ये रहता है, मतलब उम्मीदें तो हैं ही 40 लाख लोगों की जी कि भाई हाँ डीएम साहब हमारे बैठे हैं और अच्छा होगा तो डीएम साहब जानेंगे, बुरा होगा तो जी, डीएम साहब जानेंगे। बिल्कुल। ये तो होता है। आजकल की जो जनरेशन है ईश्वरवादी थोड़ी सी कम है। आजकल की इन द सेंस जिस जनरेशन से आप ताल्लुक़ रखते हो, कि जिस जनरेशन से आप ताल्लुक़ रखते हो थोड़ा सा ईश्वरवादी कम है। तमाम हमने देखा है कि जो लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं ना तो वो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। हर उसमें विज्ञान से ना उसकी ना कंपेयर करने लगते हैं कि नहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसा है, और ईश्वर नकारते ही एक तरीके से अस्तित्व। जितना हमने अभी तक आपको रीड किया है कि आप एक ईश्वरवादी व्यक्ति हैं, आस्थावान व्यक्ति हैं, ईश्वरवादी व्यक्ति हैं, और ईश्वरवादी जो होता है वो आशावादी भी होता है, जैसा कि मुझे फील हुआ। क्या परिवार से ये विचारधारा मिली या फिर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि आस्था के प्रति, ईश्वर के प्रति आपका जो विश्वास है इतना दृढ़ हो गया? नहीं, देखिए घर परिवार में हरदम से आस्था और भक्ति का भाव तो था ही। घर पे ये माहौल, एक जो सनातनी माहौल होता है वो तो था ही हमारे घर पे। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि जब आदमी यंग रहता है, होता है, कॉलेज में होता है, तो बड़ा वामपंथी रहता है, हर चीज़ को क्वेश्चन करता है कि ये क्यों हो रहा है और ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आप थोड़े प्रौढ़ होते हैं, आप अपने अंतर मन में भी सोचते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का आप जवाब ढूंढते हैं। अगर आप, मैं खुद एक इंजीनियर हूं तो मैं आई बिलीव दैट आई एम अ मैन ऑफ साइंस बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग की है। कौन सी स्ट्रीम से की थी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने की थी। ग्रेट। बट बहुत सारे प्रश्न जो आपके अंतर मन में होते हैं उसका जवाब फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में नहीं होता है, वो जवाब फेथ में होता है। बहुत एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर इतना ही साइंस रिलेटेड होता तो क्या सभी लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उसी दृढ़ता से, उसी संकल्प से, इनपुट शुड हैव बीन प्रोपोर्शनेट विद आउटपुट ना। मतलब अगर उन्होंने इनपुट डाला था तो आउटपुट भी निकलना चाहिए था, बट वो नहीं होता है बहुत बार। जैसा आपने कहा लक, तो अगर आप मैन ऑफ साइंस हैं तो आप उस इक्वेशन को कभी नहीं समझ पाएंगे। बट अगर आप एक मैन ऑफ फेथ हैं तो आपके लिए वो एक्सेप्टेंस ज़्यादा आसान होगा। आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे कि जो हुआ प्रॉब्ली ईश्वर चाह रहा होगा, तो ईश्वर की इच्छा थी, और जो मिला बहुत अच्छा, जो नहीं मिला वो और भी अच्छा, क्योंकि ईश्वर की इसमें इच्छा छुपी हुई है। तो जब वो एक्सेप्टेंस आ जाता है तो आप ऑटोमेटिकली एक मैन ऑफ फेथ, अ पर्सन ऑफ फेथ हो जाते हैं। और मुझे ये नहीं लगता कि अगर आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के या एक आप अगर आप स्पिरिचुअल आदमी हैं तो मुझे ये नहीं लगता कि वो इन ऑपोजिशन टू अ मैन ऑफ साइंस होता है। दोनों को एग्जिस्ट कर सकता है। मैं धार्मिक और स्पिरिचुअल अपने पर्सनल लाइफ में हूँ, बट अपने प्रोफेशनल लाइफ में मैं बहुत ही रैशनल और बहुत ही साइंटिफिक हूँ इन माय अप्रोच। और ये दोनों में कभी भी अंतर्द्वंद नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि अंतर्द्वंद। धर्म जो है दृढ़ता तो लाता ही है। धर्म, हम लोग कहते हैं ना, सुना है, पढ़ा है हम लोगों ने, गीता में भी पढ़ा है कि धर्म हमको बंधनों से मुक्त करता है। लेकिन आज जैसे लोग कहते हैं ना कि धर्म हमको बेड़ियों में जकड़ देता है, ये ना करो वो ना करो, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना मैंने फील किया है, जितना मैंने पढ़ा है, कि धर्म हमको बंधनों से मुक्त करता है। धर्म हमारा देखने का नजरिया बदल देता है। गीता सारी में लिखा है कि आप स्थित प्रज्ञ रहिए। अगर आपको स्थित प्रज्ञ रहना है तो आप बंधनों में जकड़ ही नहीं सकते। तो अगर गीता का सार ही यही है कि हमें स्थित प्रज्ञ रहना है। अगर बहुत अच्छा हुआ तो बहुत शुक्राने, बहुत बुरा हुआ तो आप आपके शरण में कि आप और अच्छा कराएंगे। अपना मेहनत करते रहिए, अपने कर्म में कोई कमी ना हो, कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर, और दूसरा के स्थित प्रज्ञ रहो। अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। और बुरा हुआ
तो कल और बेहतर होगा। सही बात है। श्री कृष्ण कह गए वीर भोग्या वसुंधरा। वही है। आप में अगर क्षमता है, आप में अगर दृढ़ निश्चय है, तो वसुंधरा का भोग तो वही कर्म करेगा। कभी नहीं, आपको कर्म करना नहीं छोड़ना कर्म चाहिए। नहीं करना छोड़ना चाहिए। ये नहीं हो जाना चाहिए कि आप अकर्मण्य हो गए कि जी अब भगवान ही सब संभालेंगे। नहीं, आपको अपना कर्म करना है, फिर उसके बाद ऊपर वाला देख रहा है, जो सही है वो आपको मिलेगा ही। सही बात है। लोग गलत काम करते हैं, जैसे जुआ खेलेंगे या चोरी करेंगे या कुछ भी करेंगे, और बाद में कुछ अगर कष्ट उनको होगा तो दोष देंगे ईश्वर को। कर्म अच्छे करो तो जाहिर सी बात है सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो यज्ञ पूजा पाठ तो मेरे ख्याल से तो नहीं बचा पाएगा, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। जी जी ठीक है। अच्छा, कुछ पब्लिक समस्याओं की बात करते हैं। जी। पुलिस वगैरह के पास मैं भी बैठता हूँ, आपका भी कोऑर्डिनेशन रहता है, सबका रहता है। हम पुलिस में जब बैठते हैं हम तो करीब 70 से 80% शिकायतें जो आती हैं वो आती हैं ज़मीनी विवाद की। किसी ने किसी की खेत में मेड़ बढ़ा ली, किसी ने खड़ंजा उधर लगा दिया, किसी ने दरवाज़ा गलत जगह पे रख लिया, कोई कहता है कि हमारे दरवाजे पे फलाने कूड़ा डालते हैं। समस्याएं लेके लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है भाई हमारे पास कोई नापने जोखने की चीज़ तो है नहीं, आप ऐसा करो एसडीएम साहब के पास जाओ, आप ऐसा करो तहसीलदार के पास जाओ, आप ऐसा करो तहसील दिवस में आओ या समाधान दिवस में आओ। वो चक्कर काटता रहता है, इतनी जल्दी निस्तारण तो होता नहीं है, और जमीनी और इस सब डिस्प्यूट बढ़ता जाता है और आखिर में अपराध हो जाता है। कभी कभी हमने कहीं कहीं अक्सर देखा है कि बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, मारपीट हो जाती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके लिए एक समाधान दिवस बनाया गया था कि भाई पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे और राजस्व के अधिकारी भी रहेंगे। लेकिन ऐसा मुझे लगता है, और जो मैंने पुलिस के अधिकारियों से जो बातचीत की है मैंने, उनके अंदर भी ये दर्द है कि भाई समाधान दिवस इतना प्रभावी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई अधिकारी ही नहीं आता, जैसे लेखपाल आ गया या फिर नहीं भी आया, या फिर कोई कानूनगो साहब आए या नहीं आए, एसडीएम साहब आए या नहीं आए, तो पुलिस जमीनी विवादों को निपटारा नहीं कर सकती। वो आखिर में अपराध का एक कारण बन जाता है। तो क्या कहीं समाधान दिवस को और हम लोग सशक्त बना सकते हैं? कुछ ऐसा रूल आ जाए, नहीं भाई आपको आना है, नहीं आओगे तो आप पर कार्रवाई होगी। दो चीज़ें हैं। एक हमने नई पहल हरदोई में ये स्टार्ट किया कि भूमि विवाद सेल हमने स्टार्ट किया था। जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पे पूर्व कप्तान थे और मेरे बहुत अच्छे मित्र नीरज जी यहाँ पे कप्तान थे। तो हमने एक भूमि विवाद सेटअप किया, भूमि विवाद सेल, जिसमें हमने 2 डिप्टी कलेक्टर्स लगाए और लेखपाल, पुलिस के एक इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर और 2 कांस्टेबल्स लगाए हमने, और ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को हमने लगाया कि जो जनता दर्शन में या तो कप्तान साहब के पास या मेरे पास भूमि संबंधित विवाद आते हैं जिसमें फौजदारी होने की संभावना है, उसको हम स्टार मार्क करते हैं। स्टार मार्क करने का मतलब है कि इसको अर्जेंट अटेंशन चाहिए, और हमारी ये अपेक्षा रहती है कि ये 72 से 96 घंटे में इसका निस्तारण हो जाए, यानी 3 से 4 दिन में इसका निस्तारण हो जाए। इसमें हमने लगभग अभी तक, मेरा जो कार्यकाल रहा है अब 3 महीने से 4 महीने के करीब से ऊपर का रहा है, उसमें हमने लगभग 300 ऐसे मामले का निपटारा किया है जहाँ में भूमि विवाद था। निपटारा जॉइंट इंस्पेक्शन से हुआ है, जॉइंट इंस्पेक्शन के बाद स्पॉट मेमो बना है, फोटो युक्त रिपोर्ट बनी है, और फिर यही भूमि विवाद सेल से हमने फीडबैक लिया है शिकायतकर्ता से कि भाई आपकी शिकायत का निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ। सेटिस्फैक्शन परसेंटेज लगभग 75% के करीब है। एक तो ये पहल थी। दूसरा, जो आप थाना समाधान दिवस की बात कर रहे हैं, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये लोगों ने बताया कि थाना समाधान दिवस में राजस्व के कर्मचारी अधिकारी नहीं जा रहे हैं, तो हमने एक बकायदा रोस्टर बना के रखा है, और अब नायब तहसीलदार एसडीएम और पर्यवेक्षण के लिए एडीएम और हम लोग अपने पुलिस काउंटर पार्ट्स के साथ ज़रूर कोई ना कोई थाना दिवस पे जाते हैं। हम लोग की मंशा ये रहती है कि वहाँ पे जो समस्या आई है वो उसका निस्तारण त्वरित गति से और गुणवत्तापूर्वक तरीके से हो। कुछ सिस्टमिक रेजिस्टेंस भी आता है हम लोग को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो नहीं होने वाले होते हैं, लेकिन लोगों को अपेक्षा रहती है कि ये हो जाए, यहाँ कुछ निस्तारण हो जाएगा। तो उसमें ऑफ कोर्स हम लोग का सेटिस्फैक्शन परसेंटेज इतना अच्छा नहीं हो पाता। बट हम यही ट्राई कर रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन रेवेन्यू अथॉरिटीज़ एंड पुलिस अथॉरिटीज़ वो बेहतर हो और फौजदारी की नौबत ना आए। जिम्मेवारी अगर तय हो जाए ना, जैसे पुलिस की शिकायत ये रहती है कि भाई हमारे तो थाने पे ही रहते हैं, तो हमारे तो अधिकारी रहते हैं वहाँ पे, बट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। थोड़ा सा ये उनकी शिकायत है। मतलब बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि थाना की पोस्टिंग थाने पे ही है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट वो वहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। एक लेखपाल के पास लगभग 6 से 7 राजस्व ग्राम रहते हैं। हमारे पास 1293 राजस्व ग्राम है और लगभग 300 के करीब लेखपाल।
तो 4 से 5 गांव रहते हैं, तो और वो भी ऐसा होता है कि क्लस्टर्स में बटे रहते हैं। हैविंग सेड दैट, कोई भी अगर प्रेसिंग इशू है तो लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार तक की जवाबदेही तय होती है। और अगर जो सामंजस्य से, आपसी सहमति से कोई निस्तारण हो गया तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर राजस्व न्यायालयों पे हम लोग रिलाई करते हैं, उनको हम सही तरीका बताते हैं करने का। और ये मॉनिटरिंग ज़रूर, अब आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग चल रही है कि राजस्व वादों का निस्तारण समय अवधि में और गुणवत्तापूर्वक हो। तो अब वो हर 15 दिन पे पाक्षिक मॉनिटरिंग होती है। अच्छा। तो उस हिसाब में राजस्व के मामलों में जनपद हरदोई इस बार जो अगस्त की रैंकिंग थी उसमें हम लोग 4th रैंक में थे पूरे प्रदेश में। बहुत अच्छा। और ओवरऑल 8th रैंक पे थे, तो 4th रैंक पे थे। तो राजस्व मामलों, वादों के निस्तारण में हम लोग बहुत ही कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहे हैं और बहुत ही एक फोकस्ड अप्रोच में हम लोग काम कर रहे हैं। एक और समस्या है, आम समस्या है, भले ही ऊपर तक बहुत ज़्यादा बात ना पहुंचती हो, बड़ी ना लगती, लेकिन बड़ी समस्या है, आम समस्या है, दाखिल खारिज। कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो उसका दाखिल खारिज एक मस्ट चीज़ होती है, कराना चाहिए, क्योंकि कागज़ों पे उसका नाम आ जाए, भाई लोग पैसा खर्च करते हैं। दाखिल खारिज की प्रक्रिया बहुत कठिन है। एक मैंने कुछ महीनों पहले मैंने खुद का जो एक मैंने प्लॉट खरीदा था, उसका दाखिल खारिज करना, कि हम चूँकि इतना नहीं इसके विषय में मुझे जानकारी थी, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा था कि हाँ भाई आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो दाखिल खारिज का, तो आपको जगह जगह फाइल लेके और सब नहीं जाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसको ट्राई किया तो वो ऑप्शन बंद था, मतलब ऑनलाइन अप्लाई तो वहाँ से तो ऑप्शन खुला हुआ था राजस्व परिषद की जो वेबसाइट है, लेकिन नीचे बंद था। तो मैंने पूछा इधर उधर लोगों से, तो बोले भाई वो तो अंडरस्टूड है, अगर वहाँ पे ऑप्शन बंद नहीं करेंगे या कुछ ऐसे सिस्टम या ऐसे कोई जुगाड़ नहीं लगाएंगे तो फिर नीचे वाला कैसे सिस्टम घूमेगा। तो फिर इसके दाखिल खारिज में मैंने देखा है पर्सनली, एक तो पैसा भी खर्च करते हैं लोग, दूसरे दौड़ना बहुत पड़ता है। तो इसका क्या कुछ सरलीकरण किया जा सकता है? हमारे हरदोई जनपद में लगभग 13,000 राजस्व मामले अभी लंबित हैं, जिसमें से 10,900 राजस्व मामले दाखिल खारिज के। एक अच्छा जो निर्णय सरकार का, शासन का ये हुआ है कि जैसे ही अब रजिस्ट्री होगी वो ऑटोमेटिकली पोर्टल पे आ जाएगा जो दाखिल खारिज होना है। दाखिल खारिज का जो प्रोसेस है उसमें हमें जो एज पर SOP है कि हमें 30 दिन का टाइम नोटिस के लिए देना ही है। उसके बाद फिर हमें साक्ष्यवादी करना है, साक्ष्य प्रतिवादी करना है, फिर बहस करना है। बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है जहाँ पे निर्विवादित दाखिल खारिज होता है, वो बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवादित दाखिल खारिज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे एक ज़मीन बेची और आपने फिर इनको वही ज़मीन बेच दी। अब ये कोर्ट पहुँच गए अपना दाखिल खारिज करवाने, होता है। मैं वहाँ पे आपत्ति डाल दूंगा कि जी भाई रजिस्ट्री पहले मैंने रजिस्ट्री करवाई है। अब पीठासीन अधिकारी ये कैसे निर्णय ले कि किसका रजिस्ट्री पहले हुआ है। अगर सपोज कीजिए कि इनकी रजिस्ट्री बाद में हुई है, तो एज ए पीठासीन अधिकारी मैं तो यही कहूंगा ना कि आप मुझे जिसको पहले रजिस्ट्री हुई है कि आप इनका कैंसिल करवा दीजिए और हमारे पास आ जाइए। ये एक मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। इसका एक और उदाहरण ये है कि मैंने आपसे बैनामा किया, लेकिन उस जमीन को मैंने पहले ही वसीयत में दे दी अपने किसी व्यक्ति को, तो आप चले गए वहां पे और मेरे जो वारिसान है वो कूद गए कि आपने अंडर प्रेशर करवा लिया बैनामा। ये भी होता है। तो ये वाले जो मामले हैं ये लगभग 10,900 में से ये कम 6-7 हज़ार यही वाले मामले हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गई। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में हमारा पीठासीन अधिकारी सिविल कोर्ट तो है नहीं कि वो मेरिट में जाएगा। सही बात है। तो फिर वहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर जैसे बैनामा रजिस्टर्ड है, 2 उसमें गवाह हैं, तो या तो हम जो वारिसान होते हैं उनको कहते हैं कि आप बैनामा कैंसिल करवा दीजिए, नहीं तो हमें करना पड़ेगा। बट थोड़ा उलझता है केस। और आप ये भी समझ लीजिए कि जो रेवेन्यू का पीठासीन होता है वो सिर्फ कोर्ट नहीं कर रहा है, वो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट भी कर रहा है, वो आपको गांव में जाके डिजिटल क्रॉप सर्वे भी कर रहा है, वो आपको गांव में जाके आपको और भी तमाम चीजें, आय प्रमाण पत्र भी बनवा रहा है, वो निवास प्रमाण पत्र भी बनवा रहा है, BLO भी है, BLO भी, मतलब BLO का पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक है, AERO है, इलेक्शन का काम करवा रहा है। तो इसीलिए हमारा जो एक फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। बट तब भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एज अ डिपार्टमेंट कि हम लोगों की समस्याओं का निराकरण कर पाएं। ठीक है।
एक समस्या और है जो गली गली मोहल्ले चौराहों पे चर्चाएं इस तरीके की होती हैं। असलहा असलहा नया नहीं हो रहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, तो विवेकाधिकार है और काफ़ी चीज़ें भी होती हैं। बट जिनके पास असलहा है और जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या किसी की डेथ हो गई, वरासत वाला जो मामले आते हैं, तो अभी पिछले कुछ दिनों तक वो भी नहीं हो रहे थे। अच्छा, जिनके पास है असलहा या कोई बुजुर्ग है या फिर किसी की डेथ हो गई है तो वो ट्रांसफ़र होना है, तो उस पीरियड में लॉकिंग पीरियड है, रिन्यूअल हो नहीं रहा है, तो वो या तो कहीं पे जमा करेगा अपना या फिर उसका किराया भी भरेगा। बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं, वरासत का एक बड़ा सवाल हो रहा है कि वरासत क्यों नहीं हो रही है। नया नहीं हो रहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट जो डेथ हो गई है जिनकी या फिर जो बुजुर्ग हैं। वरासत जहाँ तक है, मैंने वरासत किए हैं, हरदोई जनपद में आके ही मैंने वरासत किए हैं। अच्छी बात। मैंने वरासत करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट कल ही 2 वरासत हुए हैं। अच्छा, तो फिर लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि जिन्होंने पहले अप्लाई करा था ना उनका नहीं हो रहा अब था। वो मैं लोगों को बताऊंगा हाँ, नहीं, नहीं, कि मैं वो ठीक वरासत बात कर रहा हूँ, अब पता चल जाएगा बट अगर किसी को कोई समस्या है, इनफैक्ट जब मैं आया था तो मैंने ये शुरू किया कि मैं देख रहा था सबसे पुराने वरासत कौन से लंबित हैं। तो 2016 से वरासत लंबित है। तो 2016 से 19 के मैंने देखा कि लगभग 68 प्रकरण वरासत के लंबित थे। हमने पुनः सभी में रिपोर्ट मंगवाया, सभी का परीक्षण करवाया, उसमें से अविवादित 4 मिले और उन 4 का वरासत हमने कर दिया है। अच्छा, चलिए अब लोग जान मुझे जाएंगे, वरासत करने में अब कोई पता चल दिक्कत जाएगा नहीं है। लोगों की हाँ भाई हो मुझे रही है। वरासत करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वरासत का सैलाब भी नहीं आना चाहिए। हाँ, नहीं, वो जो नियम है, वो नियम, जो रेगुलेशंस है, अविवादित कोई वो हो, तो रहेंगे ही, उसको हम वो तो रहेंगे ही, उसमें हमें मतलब, कोई दिक्कत लेकिन जो जायज़ है जैसे देखिए, अगर किसी कानून, किसी नियम के अंतर्गत किसी अधिकारी को कोई पावर दिया गया है, तो उसका यूज अगर आप बोनाफाइडी तरीके से कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो समस्या तभी आती है जब आपको ये लगता है कि मैं इसको यूज करूंगा और मेरे पर उंगली उठेंगे। ठीक है, अच्छी बात। एक हमारी हरदोई में बहुत पुरानी समस्या चली आ रही है, लोगों की डिमांड भी है और नीड भी है शहर की, नगर पालिका का सीमा विस्तार। हरदोई शहर शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है, आपने इतना तो फील किया ही होगा, लेकिन जो शहर के बाहर के इलाके हैं, कई मोहल्ले ऐसे हैं, मतलब बहुत बड़ी एक आबादी है, 50,000 की आबादी होगी, जो कहने को तो वो शहर में ही है लेकिन वो नगर पालिका के चूंकि बाहर हैं, तो वहाँ ना तो गलियाँ हैं ना बिजली है, बल्लियों पे सब कनेक्शंस हुए पड़े हुए हैं। तो एक सीमा विस्तार की जो डिमांड है बहुत टाइम से चली आ रही है और उसकी फाइल कहीं पर फंसी हुई है, मुझे नहीं पता क्यों फंसी हुई है, क्या रीजंस है उसके, जो भी रीजंस हो। क्या आपके एंड से कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा है पाइपलाइन में कि हाँ भाई सीमा विस्तार? देखिए, सीमा विस्तार एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है और अभी क्योंकि पंचायत चुनाव अगले साल है और उसकी तैयारी जोरों शोरों पे है, तो अभी कोई भी सीमा विस्तार हो नहीं रहा। ठीक है। जो सीमा विस्तार होना था वो मुझे लगता है कि इस वर्ष के शुरुआत ही में हो गया। जो आपकी बात है उससे मैं बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ कि कोई भी शहर है उसका एक्सपेंशन होना ही है, उसको अर्बन स्प्रॉल कहते हैं हम लोग, और वो होना ही होना आता है। हरदोई नगर पालिका की जहाँ तक विशेष बात है उसका मैंने परीक्षण अभी तक किया नहीं है, बट आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। मैं उसको एक बार देखूंगा कि वो फाइल कहाँ पे है और क्यों लंबित है, और उसमें फिर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छी बन गई। ये हरदोई शहर की बहुत बड़ी नीड है। अच्छा, 20 साल हो गए, कभी की हुई होगी नगर पालिका, अब मोहल्ले भी आगे बढ़ गए, बाहर के लोग भी आगे बस गए, पॉपुलेशन भी बढ़ गई, कई चीज़ें हो गई, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाया। पंचायत का तो एक छोटा सा ही फंड होता है, तो उसमें कितना ही हो पाएगा। अच्छा, अभी आपने पंचायत चुनाव की बात की, बहुत बड़ी चुनौती होती है पंचायत चुनाव, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी होती है और एक अधिकारी के लिए भी होती है और पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, सब जानते हैं। कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? अभी तो वोटिंग पे वोटर पे ही काम चल रहा होगा शायद। जी, अभी तो हम लोग का वोटर लिस्ट पे ही काम चल रहा है और उसमें हमने BLO सभी नियुक्त कर दिए हैं। इनफैक्ट पंचायत चुनाव जो होता है वो सबसे चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत ही माइक्रो लेवल पे ये चुनाव होता है और बहुत ही नंबर ऑफ पोस्ट्स के लिए होता है। मतलब हर गांव में एक तो प्रधान, फिर वार्ड मेंबर्स, फिर हर BDC मेंबर, फिर हर जिला पंचायत मेंबर, फिर उसके बाद फिर BDC मेंबर से ब्लॉक प्रमुख और फिर जिला पंचायत मेंबर से जिला पंचायत अध्यक्ष। तो बड़ा ही डिटेल, बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग, देश का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है हमारा। तो उसमें कठिनाइयाँ थोड़े अलग तरीके की होती हैं, क्योंकि उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन अभी जो हमारी टीम है जो इस पे काम कर रही है वो बहुत ही अच्छी टीम है। ERO ADM FR हैं, डिप्टी DO ADM जुडिशल हैं, मैं स्वयं DO हूँ, हमारे AERO सारे SDM से, तो टीम बहुत मेहनत कर रही है। और हमें यही पिछली बार जो पंचायत चुनाव हुए थे वो कोविड के समय हुए थे, तो उसका चैलेंज अलग था। इस बार हमारा ये अनुमान है कि हम लोग एक बेहतर तरीके से और एक बहुत ही साफ सुथरे ट्रांसपेरेंट मैनर में
ये पंचायत चुनाव करा पाएंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद फिर हमारा लोकसभा का भी चुनाव हाँ, होगा उसके बाद लगभग चुनाव होगा, विधानसभा का, 10 विधानसभा महीने, सॉरी विधानसभा का 2027 में चुनाव होगा 10 महीने बाद। तो एक वो टेम्पो बिल्ड हो जाएगा इससे। तो हमारी तैयारी अब अच्छी हम कर रहे हैं तैयारी। अच्छा, अब लगभग 100 दिन हो गया आपको हरदोई में, 100 से ज़्यादा ही हो थोड़ा गया, ज़्यादा। थोड़ा सा ज़्यादा। कितना समझ में आया, क्या समस्याएं आपको जेन्युइनली समझ में आई अभी तक? कुछ समझ में आएगी क्या समस्या हरदोई की है, मतलब वाकई में है ये समस्या, और उसको हम कैसे, मतलब उसका दूर कैसे, रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं चीज़ों को? हरदोई जनपद जो बड़ा मुख्यालय जिला है, काफ़ी बड़ा है। जी, हरदोई जो ज़िला मुख्यालय है वो लखनऊ से 100 से 110 105 किलोमीटर किलोमीटर दूर दूर है, लेकिन टाइम पीरियड में काफ़ी पीछे है। तो यहाँ पे 3 तरीके का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। एक होता है सोशल इंडिकेटर्स में डेवलपमेंट। तो जैसे हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें, पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गए, आवास हो गया, आवास हो गए, राशन हो गया, अंत्योदय कार्ड हो गया। तो एक तो इस पे फोकस हमने करना चाहे और हम लोगों ने कई हद तक कुछ अचीव भी किया है। पिछले 50 दिनों में हमने लगभग 65,000 आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं अच्छा। पिछले 50 दिनों में। हम लोगों ने लगभग पिछले 100 दिनों में 2800 निराश्रित महिलाओं का पेंशन करवाया है। हमने 1400 अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़ा है। हमने 12,000 बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाए, लगभग 7,000 डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाए जिनको घूमना पड़ा था, वो करवाया। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में लगभग 1700 लोगों को हम जोड़ रहे हैं। तो एक तो सोशल सेक्टर का ये है इंटरेस्ट हमारा। दिव्यांगजनों का पेंशन, इनफैक्ट उनको संचालन और निर्माण के लिए 10,000 और 20,000 दिया जाता है। अगर कोई दिव्यांगजन है और कुछ अपना व्यवसाय करना उपकरण चाहे, वगैरह भी देते रहते हैं, उपकरण तो ही व्यवसाय करना चाहे तो 10,000 संचालन के लिए और 20,000 निर्माण के लिए मिलता है। तो उसमें भी हम लोगों को जोड़ना चाहे। दूसरा, यहाँ पे आय वृद्धि की बात होती है। तो आय वृद्धि 2 तरीके से होती है। हरदोई जो है एक कृषि प्रधान जनपद है। तो जब तक हम लोग कृषि क्षेत्र के डेवलपमेंट पे वर्क नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल कैसे हम गन्ना इंडस्ट्रीज़ को और मजबूत करें कि वो गन्ने का उत्पादन क्षेत्र बढ़े, या कैसे हम लोग हायर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, जैसे आपको हॉर्टिकल्चर होते हैं, फ्लोरिकल्चर होते हैं, फूल होता है, या एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हो गए जैसे मशरूम, जुकीनी, एवोकाडो, या फ्रूट्स जैसे ड्रैगन फ्रूट्स, ब्रोकली, ड्रैगन फ्रूट हो गया, कीवी हो गया, स्ट्रॉबेरी। इस पे जब तक हम लोग नहीं जाएंगे तो धान गेहूं ऐसे नहीं से होगा कुछ, आय वृद्धि नहीं होगी। तो इस पे भी हमने एफपीओज को बहुत मोटिवेट किया कि पॉली हाउसेस पे काम कीजिए, आप मक्के पे काम कीजिए कि उसका प्रोसेसिंग हम लोग यहाँ पे देख पाएँ। बहुत रिसेंटली अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने संडीला में एक सिंघाड़ा प्रोसेसिंग सेंटर का MOU कर लिया HCL के साथ। तो अब जो यहाँ पे इतने सारे पोखर हैं, उसमें सिंघाड़ा होगा, उसका प्रोसेसिंग होगा। तो अब जो सिंघाड़ा रॉ मटेरियल के कम दाम मिलते हैं, प्रोसेस्ड होने के बाद और दाम मिलेगा। तो एक तो एग्रीकल्चर पे फोकस है, दूसरा इंडस्ट्री पे। तो इंडस्ट्री पे ये फोकस है कि संधनावा इंडस्ट्रियल एस्टेट जो यहाँ पे सदर में बहुत समय से रुका हुआ था, हमने सारी फॉर्मेलिटीज खत्म कर दी। अब यूपी सीडा रेडी है उसको स्टार्ट करने के लिए। संडीला का फेज 4 का एक्सपेंशन होना है लगभग 600 एकड़ का, उसमें बैनामे शुरू हो गए हैं फेज 4 के। सवायजपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के पास एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स सेंटर क्लस्टर खुल रहा है, उसमें 103 हेक्टेयर की ज़मीन का क्रय हो गया, वहाँ पे बाउंड्री वॉल शुरू हो गई है, वो यूपीडा कर रहा है। तो इंडस्ट्री पे भी हमारा बहुत इसमें एक चीज़ और ये भी आती है ना, जैसे ये बाहर की इंडस्ट्रीज लगती हैं, जैसे संडीला में तमाम इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी हैं, ये लोग लोकल के लोगों को काम नहीं देते। तो वही, जब तक हम वो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को संडीला के अलावा भी अलग अलग जगह नहीं लगाएंगे, जैसे अभी संदेनावा सदर में है, सदर क्षेत्र में आता है, सवायजपुर में IMLC है। तो जब अगर हम लोग डिसेंट्रलाइज नहीं रखेंगे और एक ही जगह पे रखेंगे तो मोनोपोली टाइप का मोनोपोली हो जाएगी। तो इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फिर उसके बाद MSME पे काम करना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे काम करना, कि होम बेस्ड इंडस्ट्रीज जो लगे, उस पर भी हमने शुरू किया है। देखिए अब क्या होता है। अच्छा, 100 दिन हो गया हरदोई में, कैसा लगा हरदोई? यहाँ के लोग कैसे लगे, नेता लोग कैसे लगे, पत्रकार लोग कैसे लगे? नहीं, बहुत अच्छी जगह है हरदोई। महाराजगंज ने मुझे एक बेस दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से महाराजगंज में मुझे एक बेस मिला कि कैसे एक ज़िले का कमान संभाला जाता है और कैसे एक टीम के साथ काम किया जाता है। हरदोई आने के बाद
शायद लोगों को ज़रूर लगा हो कि मेरे काम करने का रफ्तार थोड़ा तेज़ है और रिजल्ट्स मुझे जल्दी चाहिए होते हैं, बट एक्सपेक्टेशन उन्हीं चीज़ों की रहती है कि जल्दी रिजल्ट आए जिनको मैं जानता हूँ कि जल्दी हो सकते हैं। हाँ, जबरिया वाला नहीं। अनरियलिस्टिक हाँ, कि एक्सपेक्टेशन केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर दो, ऐसा नहीं होना हरदोई चाहिए। के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत खुशदिल हैं। यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों का भी हरदम मार्गदर्शन मिलता रहता है और हमारे पत्रकार बंधु भी हमारे सपोर्टिव ही हैं हमारे लिए। तो आई हैड अ वेरी गुड 100 दिन से थोड़ा ज़्यादा, और आशा है कि जितना समय तक दाना पानी है यहाँ पे प्रभु की कृपा से अच्छा ही चलेगा। अच्छा ही चलेगा। नीरज सर अभी तक एसपी थे, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बड़ी मशहूर थी कि भाई डीएम और एसपी की जोड़ी नारे लगने लगे थे यहाँ पर तो हमारे कि हमारे डीएम ऐसे हो, हमारे एसपी ऐसे हो। दोनों की दोस्ती भी मशहूर थी, दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, काम करने का जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत अच्छा था। अच्छी दोस्ती रही आपकी कप्तान? बहुत। नीरज कॉलीग और पुलिस काउंटर पार्ट से ज़्यादा एक भाई के तौर पे बैचमेट तो हैं। वो तो अशोक भी हमारे बैचमेट हैं और अशोक से भी हमारा उतना ही भाईचारा है जितना नीरज से है। और अशोक भी अभी नए आए हैं तो वो देख रहे हैं, बट बहुत ही वो भी नीरज की तरह न्यायप्रिय अधिकारी हैं और बहुत ही अच्छे सुलझे हुए अधिकारी हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस विभाग में और अच्छा काम होगा। और अच्छा होगा, सही बात है। अच्छा, एक चीज़ जो है आपके विभाग में बड़ी चर्चा में रहती है, जो आपके हम लोग उसको विभागीय हल्का बोलते हैं। सियासी हल्का अलग हो गया हमारा, आपका विभागीय हल्का। कि आपके जो डांटने का जो अंदाज़ है ना वो बिल्कुल अलग रहता है। जैसे आपने किसी को डांटा का, सुधर जाओ नहीं तो एयर इंडिया की फ़्लाइट पे बैठा दूंगा, सुधर जाओ क्या नववधू की तरह बैठे हो, जाओ काम करो जाके। तो थोड़ा अलग ही रहता है ना स्टाइल। ऐसा ये होता है ना कि सामने वाले को डांट भी दो और उसको ज़्यादा बुरा भी ना लगे, थोड़ा जॉली माहौल भी हो जाए ना। हाँ तो सर ऐसा है ना कि 2 सूटकेस लेके आए हैं कुछ समय के लिए, किसी से दुश्मनी तो बनानी नहीं है, काम करना है, लिखा पढ़ी करके किसी का क्यों बुरा करना। हाँ, अगर किसी ने बहुत ही गलत किया है, अगर किसी ने फ्रॉड कर दिया है, गबन कर दिया है उस तरीके का, तो फिर तो हमें कार्रवाई करनी होती है, उसके लिए तो हम इस कुर्सी पे बैठे हैं। लेकिन जब आप आए हैं किसी एक सीमित अवधि के लिए, वो भी जो व्यक्ति आपका अधीनस्थ है या आपका समकक्ष है वो भी उसी अवधि के लिए आया है, तो काम भी हो जाए और ये भी ना हो कि एक व्यक्तिगत, देखिए प्रोफेशनल हमारे रिलेशनशिप्स हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स को अफेक्ट नहीं करने चाहिए, क्लैश नहीं होना चाहिए। सही बात है। मैं आपसे प्रोफेशनली वाकिफ ना रखूं लेकिन पर्सनली मैं आपका बहुत अच्छा मित्र हो सकता हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए जब हम वो स्थिति आती भी है कि जब हमको किसी को डांटना पड़ता है तो हमें ये लगता है कि डांट इसलिए कि भाई आप सुधर जाओ, और लेकिन आपको बुरा ना लगे क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मुझे आपसे कोई रंजिश तो है नहीं। हम तो किसी से बात कर रहे थे, नाम तो नहीं लेंगे उसका, तो वो कह रहे थे हमें तो सर डांटते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार उन व्यक्ति का। बट हाँ, मैं डांटता हूँ तो थोड़ा मतलब ये लगता है मुझे कि बुरा इसलिए ना लगे क्योंकि व्यक्तिगत मेरा कोई रंजिश नहीं, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए ऑफ कोर्स। अच्छा, एक लास्ट पूछते हैं, अब थोड़ा सा पुराने उसमें आ जाते हैं, नॉस्टैल्जिया में आ जाते हैं। पूछा था 2016 निसर्ग हमारे एक आपके मित्र हैं, है ना, आप लोगों ने एक परफॉर्मेंस डिजाइन की थी बिस्मिल बिस्मिल हैदर मूवी की, है जी। निसर्ग जी ने उस पर फिर थैंक यू बोला कि थैंक यू अनुनय फॉर योर कोरियोग्राफी। उस पर एक बड़ा ही हिलेरियस कमेंट मैंने देखा अनन्य मित्तल का, आपके मित्र ही हैं शायद, सिविल सर्विस के ही हैं। अनन्य जी ने लिखा कि थैंक यू अनुनय फॉर योर चोरियोग्राफी। बड़ा हिलेरियस कमेंट था वो। हाँ। क्या था वो चोरियोग्राफी? तो बेसिकली ये जो कोरियोग्राफी थी, मसूरी में इंडिया डे होता है। इंडिया डे हमारे एकेडमी में होता है कि भारतवर्ष के जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर, क्विजीन, कपड़े, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, सबको 2 दिन के पीरियड में या 1 दिन के पीरियड में हम लोग शो करते हैं। तो ये जो कोरियोग्राफी थी ये मैंने कहीं से कॉपी किया था। अच्छा, तभी वो चोरियोग्राफी तो बेसिकली क्या था कि हम लोग 5-6 मित्र, उसमें अपूर्व हैं, निसर्ग हैं, अनन्य है, मुकेश है, मैं हूँ और पार्थ है, हम लोग 6 लोग हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ इंडिया डे के लिए करना चाहिए, लेकिन अब जैसा आप जानते हैं कि लड़के होते हैं तो लड़कों में ज़्यादा इतना क्रिएटिव सेंस तो नहीं होता है, लेकिन जुगाड़ में हम लोग जुगाड़ पक्की होती है। तो वो जो कोरियोग्राफी थी वो मैंने कहीं से कॉपी किया। तो निसर्ग बहुत अच्छा डांस करता है और तो उसको बहुत शौक है डांस करने का, अभी वो असम में है। अच्छा। तो बहुत शौक है उसको डांस, बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। तो वो बड़े रेडी हो गए कि हाँ करते हैं।
और अनन्य को ये पता था कि मैंने ये कहीं से कॉपी कॉपी करा किया है। तो इसलिए वो कोरियोग्राफी वो चोरियोग्राफी हो गई कि तुमने चोरी की बड़ा ही हिलेरियस कमेंट था, मतलब बहुत। हाँ बट वो आपने बाप रे इतना पुराना एक वो निकाल लिया हाँ, 2016 का। खुश हैं, उसको अच्छा लगा, पढ़ के भी अच्छा लगा कि हाँ ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। और चोरियोग्राफी वर्ड तो मतलब मैंने मार्क कर लिया उसको। हाँ उन्होंने जो तरीके से ना कोरियोग्राफी को बीच में जो उन्होंने चोरियोग्राफी बना दिया ना, हाँ उन्होंने मेरी पोल खोल दी लगता है। बट हाँ बट बहुत अच्छा था, मतलब मसूरी नहीं वो मैंने परफॉर्मेंस देखा और बहुत ही पावर पैक्ड। एक तो उनका सॉन्ग भी पावर पैक्ड है, लेकिन जो आप लोगों का जो परफॉर्मेंस था जी थोड़ा एक्चुअली लड़कों में वो नफासत नहीं होती ना डांस करने में, तो इसलिए थोड़ा व्हाटएवर चोरियोग्राफी थी, लेकिन जो भी थी जी अच्छी थी। हाँ बहुत मेहनत लगी थी करने में, बहुत बढ़िया था वो जी। ठीक है, आपने हमारे डीएम साहब अनुनय सर को सुना, उन्होंने हमारी सुनी, अपनी कही और अपनी बताई भी। कुछ कुछ के लिए ये नीम से हैं, लेकिन बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए ये शहद से ही मीठे हैं। यथा नाम तथा गुण, हमारे अनुनय सर आज के हमारे दोस्त, और मैं आपका होस्ट, मैं यानी अभिनव। जल्दी ही मिलते हैं फिर से किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।